गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज बीएलए का एक और अटैक हुआ है पाकिस्तान सोल्जर्स के ऊपर। बलूचिस्तान में 9 पाकिस्तान सोल्जर्स को मार दिया गया है। जी हां, उनकी हत्या कर दी गई है। रशिया के जनरल, जी हां, वो एक एक्सप्लोजन के अंदर मारे गए हैं। इसे यूक्रेन का सोचा समझा अटैक माना जा रहा है। इसके अलावा क्या वॉशिंगटन डीसी नेतन्याहू के साथ मिलके ईरान के साथ वॉर का चैप्टर 2 खोलने जा रहा है? कुछ कुछ ऐसा लग रहा है। सऊदी से 2 न्यूज़ है आज। पहली कि सऊदी दुनिया का गेमिंग किंग बनना चाहता है, यानी कि तेल के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करके अल्टरनेटिव सोर्सेस से इनकम कमाने का जो जरिया है उसके बारे में सोच रहा है। और शायद इसमें भारत का लॉस होगा, क्योंकि भारत से बहुत सारी गेमिंग कंपनियां जो थी उनके ऊपर काफ़ी हद तक सरकार ने टैक्स मारा है, और बड़ा टैक्स मारा है, 40% तक का टैक्स मारा है। तो वो सब दुबई या बाकी जगह शिफ्ट कर रही हैं और कर चुकी है, वैसे देखा जाए तो। जो हमारा लॉस है वो उनका गेन होने जा रहा है, और ये अपने आप में सऊदी की बड़ी न्यूज़ है। और सऊदी से दूसरी न्यूज़ है कि उन्होंने हैंगिंग के अंदर, यानी कि लोगों को फांसी देने में भी एक और टॉप की रैंकिंग हासिल की है। तो स्वागत है आप सबका। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। क्रिसमस आ रहा है और सिर्फ ले दे के 2 दिन की दूरी पर है। दुनिया भर में खुशियों का माहौल है, साथ में नया साल भी आ रहा है। तो हमें लगता है कि आ, आप सबको भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। और हमने इस मौके पे आज से कुछ दिन पहले इकॉनमी टुडे नाम का एक चैनल भी लॉन्च किया था, इकॉनमी टुडे 1.0, जिससे आपका प्यार और मोहब्बत मिल रही है। उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना तो बनता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिन्होंने अभी तक इकॉनमी टुडे को साइन नहीं किया है, या ये कहा जाए कि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आते हैं अब सबसे पहली खबर पर कि पाकिस्तानी आर्मी पर बीएलए और बीएलएफ के लड़ाकों ने बड़ा हमला किया। 9 सोल्जर्स की मौत हो गई है। सबसे बड़ा हमला जो हुआ है क्वेटा के बाहरी इलाका है, कोई डाघारी का एरिया है, वहां पर हमला किया गया है और पाकिस्तान आर्मी के 9 जवान मारे गए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 6 पाकिस्तान सोल्जर्स को मारने का दावा किया है, और बीएलएफ ने कहा कि उन्होंने 3 सोल्जर्स को मारा है। अब ये बलूचिस्तान के क्वेटा, कच्ची, केच और डाघारी अलग अलग इलाकों में उनको निशाना बनाया गया है। और किसी आईईडी ब्लास्ट के जरिए, जी हाँ, रिमोट कंट्रोल में आईईडी ब्लास्ट के जरिए पाकिस्तान सोल्जर को निशाना बनाया गया है। और बीएलए के जो स्पोक्स पर्सन हैं जियांद बलोच, उन्होंने भी ये इंफॉर्मेशन दी है। उनका कहना है कि कई जो 6+3 टोटल 9 सोल्जर्स जो गए हैं, वो आईईडी की टेक्निक से गए हैं। और मुझे लगता है कि जिस लेवल पे सोफिस्टिकेशन के साथ बीएलए और बीएलएफ के लड़ाके पाकिस्तान के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हैं, वो उनके एक किस्म से कहा जाए तो जो एक्सपर्टीज़ है इस मिलिट्री वॉरफेयर की, वो इस चीज़ को भी शो करता है कि उनके पास रॉकेट्स हैं, ऑटोमेटिक वेपनरीज हैं, आईडी डिवाइसेस हैं, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से चीज़ें धीरे धीरे ना केवल खैबर पख्तूनवा के अंदर बल्कि बलूचिस्तान के अंदर भी बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने भी अलग अलग अपने ऑपरेशंस के अंदर 9 टेररिस्ट को मार गिराया है। जी 9 टेररिस्ट। लेकिन ये कहा है कि इसमें फितना अल ख्वारिज से जुड़े भी 9 ख्वारिज मारे गए हैं। एक्चुअली फितना अल ख्वारिज वर्ड का जो इस्तेमाल है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो एक्चुअली पाकिस्तान के खिलाफ ही काम कर रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, उससे जुड़े हुए जो टेररिस्ट हैं उनके लिए पाकिस्तान फितना अल ख्वारिज वर्ड का इस्तेमाल करता है। जी हाँ। तो जो भी अब जैसा भी है, लेकिन चीज़ें जिस हिसाब से चल रही हैं, लगता नहीं कि वहाँ पर कोई पीसफुल सॉल्यूशन उन चीज़ों के बारे में निकल पाएगा। दूसरी खबर ये है कि एक रशियन जनरल जो है एक एक्सप्लोजन के अंदर मारा गया है,
और यूक्रेन पर उस हत्या का इस समय शक जताया जा रहा है। पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। उनके टॉप जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं फानिल सर्वारोव, उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। उनकी गाड़ी में एक्सप्लोजन किया गया है, धमाके में उड़ा दी गई गाड़ी। कार की सीट के नीचे या बिल्कुल कार के नीचे जो उनके जहाँ बाकी मशीनरी होती है वहाँ पर ये सारा का सारा डिवाइस जो था ये लगाया गया था और उसको रिमोट से उड़ा दिया गया। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक इसकी कोई जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन बड़ा क्लियर है कि इसको करने वाला यूक्रेन ही है। तो रशिया की जो टॉप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया है और ये कहा है कि ऑपरेशनल ट्रेनिंग डायरेक्टरेट के जो मेन लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सर्वारोव की जांच चली गई है और इस जांच की जो है इस टाइम कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि देखा जाए कि कैसे हुआ है ये। और क्रेमलिन के जो स्पोक्स पर्सन थे दिमित्री पेस्कोव, जो कि पुतिन के काफ़ी करीब माने जाते हैं, उन्होंने भी पुतिन को सर्वारोव की हत्या के बारे में इन्फॉर्म किया है। यूँ पुतिन के काफ़ी जो करीबी ऑफिसर्स थे ये उनमें गिने जाते थे। अब उसको मार देना एक किस्म से ये शायद तीसरे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स की हत्या इस एक साल में की गई है और उनके वाहनों को धमाके से निशाना बनाया गया है। इसके अलावा रशिया के जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक और इसके अलावा इगोर किरिलोव और मिलिट्री ब्लॉगर मैक्सिम फोमिन और डारिया डुगीना को भी मारा जा चुका है। ये जंग देखा जाए तो कहीं से मुझे ख़त्म होती तो नज़र आती नहीं है। हज़ार कोशिशें हो रही हैं लेकिन या तो रशिया नहीं मानता या यूक्रेन नहीं मानता और हर हालत में देखा जाए तो ये जंग जो है सिर्फ कंटिन्यू हो रही है। मुझे तो कहीं से भी 1% भी नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये ख़त्म होने का भी कहीं चांस इसका हो सकता है। आते हैं अगली खबर के ऊपर कि वाशिंगटन डीसी और नेतन्याहू क्या मिल के नई खिचड़ी पका रहे हैं भाई। मुझे अब ये महसूस होना शुरू हो रहा है, मैं इस हफ्ते मैंने 2-3 बार ये खबर दी है कि इजराइल जो है ईरान के ऊपर एक बार फिर से बड़ी मिलिट्री ड्रिल की तैयारी कर रहा है। कहरे को 50-50 की बात हो रही है अभी, लेकिन जो न्यूक्लियर प्रिपरेशन है वहाँ पर उसको लेके अब इस बात का शक भी जाहिर किया जा रहा है कि क्या वास्तव में ही नेतन्याहू एक बार फिर से एक बड़े अटैक की तैयारी में है। और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं IRGC, उन्होंने एक मिसाइल एक्सरसाइज भी शुरू की। उसको लेकर भी इजराइल चिंतित है कि अब उसके पास जो सो कॉल्ड जो हथियारों का ज़ख़ीरा है या मिसाइल का ज़ख़ीरा है अब और ज़्यादा एडवांस हो गया है और ज़्यादा लीथल हो गया है और वो इजराइल के अंदर आके मार करने में और ज़्यादा सक्षम हो गया है। ये बात जो है इजराइल के अंदर एक किस्म से खौफ भी पैदा कर रही है। फिलहाल इजराइल की जो खुफिया एजेंसी हैं वो ईरान के अंदर मिसाइलों की और मिलिट्री एक्टिविटीज़ को बहुत ध्यान से देख रही हैं। क्या वाशिंगटन एक बार फिर से अप्रूवल दे सकता है? नेतन्याहू और वाशिंगटन की बातचीत तो हुई है, ट्रंप की बातचीत भी हुई है और क्या निकट भविष्य में हम ये समझ सकते हैं कि एक और अटैक के लिए हमें ब्रेस करना चाहिए? हो भी सकता है। आज की डेट में कब क्या हो जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि सबके सर पर खून सवार है और ज़रा सी बात के ऊपर अब गोलियां चल जाती हैं, हवाई जहाज भेज के अपना बमबाजी भी हो जाती है और सब कुछ तो हो रहा है। ऐसा क्या है जो नहीं हो रहा है? लेकिन अगर कहीं पे गलत असेसमेंट किया जा रहा है, ख़ासतौर से इजराइल और वाशिंगटन के द्वारा ईरान के बारे में कि ईरान ये कर रहा है, ईरान वो कर रहा है, और हो सकता है ईरान वो कर ही ना रहा हो, तो एक नकली स्टोरी बनाई जा रही है सीरिया की तरह या लेबनान की तरह या फिर क्या कहते हैं कि बाकी इराक की तरह कि वो एक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से ईरान के बारे में वही स्टोरी जो सीरिया की थी, लेबनान की थी या फिर इराक की थी, उसको फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन ईरान की तो ताकत अब बढ़ चुकी है, अब उसकी ताकत कम तो हुई नहीं है, इसमें अब कोई शक वाला बात ही नहीं रह गई है। अगली खबर पे आते हैं कि सऊदी
गेमिंग इंडस्ट्री में बिलियंस ऑफ डॉलर के दांव क्यों लगा रहा है और 2030 के तहत कई बड़ी कंपनियों की खरीद और ई स्पोर्ट्स पर फोकस किया जा रहा है। ये हाई रिस्क एरिया है, लेकिन प्रिंस एमबीएस जो है, मोहम्मद बिन सलमान जो है, भारी भरकम जो है इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चक्कर क्या है? दरअसल पूरी दुनिया में जो वीडियो गेम का जो ये इंडस्ट्री है या गेमिंग इंडस्ट्री है, ये 200 से 300 बिलियन डॉलर का हिस्सा माना जाता है। यानी कि फिल्म हो गया, टीवी हो गया, म्यूजिक इंडस्ट्री, उसको मिला भी लिया जाए तो उससे ज़्यादा बड़ा हिस्सा गेमिंग इंडस्ट्री का है। सऊदी अरब सोचता है कि इस सेक्टर को अपनी स्ट्रेटजी का अगर अहम हिस्सा बना दे तो उस पर ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस को कम किया जा सकता है और एक नई इकॉनमी को खड़ा किया जा सकता है। तो सऊदी अरब ने गेमिंग और ई स्पोर्ट्स को विजन 2030 के अम्ब्रेला में चूज कर लिया है और अगले साल रियाद में किंगडम ऑफ गेमिंग नाम से एक बड़ा इंटरनेशनल वीडियो गेम कॉन्फ्रेंस अरेंज किया जा रहा है। इसका मकसद सऊदी अरेबिया को ग्लोबल गेमिंग हब के तौर पर एस्टेब्लिश करना है। ग्लोबल गेमिंग हब तो सिर्फ नाम है, सच्ची बात कहा जाए तो जुए का अड्डा आप ही कहो, इसको रियल टर्म्स पे गेमिंग ना कहा जाए, जुए का अड्डा कहा जाए। तो सऊदी अरेबिया अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जुए का अड्डा बनाकर स्थापित करना चाहता है और क्राउन प्रिंस एमबीएस खुद ये गेम खेलने के शौकीन हैं और उनको फाइनल फैंटेसी और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम काफ़ी पसंद हैं। इस बीच उन्होंने एक वीडियो गेम कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स को 55 बिलियन डॉलर में खरीदने का ऐलान कर दिया गया। सौदा 2026 तक पूरा हो जाएगा। ये अब तक की वीडियो गेम इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। इस खरीद में प्रेसिडेंट ट्रंप के जो सन इन लॉ है जैरेड कुशनर की कंपनी भी शामिल है। ईए के पॉपुलर गेम बैटलफील्ड 6 ने रिलीज के 3 दिनों में 70 लाख कॉपीज बेची थी। ईए फुटबॉल, फार्मूला 1, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जैसे गेम पर आधारित गेम है। सऊदी अरेबिया पहले से ही 2022 में भी सैवी गेम्स ग्रुप में उसने भी कुछ नई और कंपनियां खरीदी थी। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये गेमिंग इंडस्ट्री तो बहुत जोखिम से भरी हुई है, रिस्क बहुत है। यहाँ पर हिट एंड फेलियर्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। लेकिन मुसीबत सारा ये है कि अब इससे सऊदी को नुकसान होगा या क्या होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के यूथ को ध्यान में रख के सब किया जा रहा है। एक्चुअली दुनिया के यूथ को कहा जाए, सऊदी का यूथ तो बेकार की बात है। देश की आबादी का करीब 71% लोग जो है 35 साल से कम उम्र के हैं और 67% लोग गेमिंग से जुड़े हैं। अब आप सोचिए कि अगर ये हालात हैं सऊदी के तो वो गेमिंग इंडस्ट्री का किंग बनना चाहता है, तो यानी कि फिर जुआरियों का अड्डा एक और खुलने जा रहा है। सऊदी से एक और खबर है कि सऊदी ने सजाए मौत देने में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि इस साल सबसे ज़्यादा को फांसी दी जा रही है या दी गई है। सऊदी अरब में इस साल 347 लोगों को फांसी की सजा दी है। 2024 में 345 को सजाए मौत मिली थी। तो सऊदी अरब को इसे खूनी साल कहा जाएगा, ब्लडी ईयर कहा जा रहा है। और जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है उसमें एक पत्रकार भी है और विरोध प्रदर्शन के मामले में 2 यूथ भी शामिल हैं। ड्रग्स के मामले भी हैं। 2/3 लोगों को ड्रग्स से जुड़े हुए अपराधों के लिए जो है मौत की सजा दी गई है और बाकी जो है सो कॉल्ड जो सऊदी का मजाक बनाते हैं या सऊदी सिस्टम का मजाक बनाते हैं या सऊदी के किंगडम का मजाक बनाते हैं, ये उनके लिए है सारा का सारा। अब इसको पूरा अगर देखा जाए तो यूएस बेस्ड एक ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि सऊदी का ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा खराब है और सबसे ज़्यादा फांसी की सज़ा देने वाला राष्ट्र बन गया। एक साल में 347, लास्ट ईयर में 345। दिस इज़ ए अनप्रेसिडेंटेड राइज इन, यानी कि अगर आप सऊदी के अंदर किसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको कभी भी आपका सर कलम किया जा सकता है, आपको मारा जा सकता है। इसका अपोज भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और हम भी चाहते हैं कि इसको जरा सी बात के ऊपर अगर आप किसी को इस ढंग से फांसी की सजा देंगे तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आते तो अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और आपसे लेते हैं आज्ञा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।